नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो आखिरकार मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में आने का न्योता दे दिया। वैसे यह जरूरी था क्योंकि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में G7 का सदस्य भले न भारत हो, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की इकोनॉमी में इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट ये है। और अगर हम लोग पर कैपिटा पे बात करें तो शायद भारत पीछे हो, पर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो यहाँ पर भारत जो है वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाता है। ऐसे स्थिति में भारत को नहीं बुलाना एक तरीके से कनाडा और भारत के संबंधों के लिए अच्छे संकेत लेके आता नहीं, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति में यह लग रहा था कहीं कनाडा बुलाए ना भारत को, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में समस्याएं बहुत बढ़ चुकी थी। देखिए, भारत और कनाडा इन दोनों को एक मंच पर आना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कनाडा और भारत एक साथ बढ़कर आगे चल सकते हैं। क्योंकि अगर ये एक साथ नहीं आएंगे तो दोनों के लिए समस्या हो जाएगी। कुछ विषयों पर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा जहां पर ट्रेड मुख्य मुद्दा होगा। इसके अलावा अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है वह भी इन दोनों के साथ आने से कम होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर आप नोटिस करे होंगे तो जिस समय डोनाल्ड ट्रंप बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो से मिलकर क्या कहा कि भाई मैं कनाडा को चाहता हूं कि वह 51वां राज्य जो है वह अमेरिका का बन जाए और तुम बन जाओ यहाँ के गवर्नर। ऐसे में आप सोचिए, जो कनाडा हमेशा से यूएसए को अपना बड़ा भाई देखता आया है, एक बड़े भाई की जिम्मेदारी यह होती है कि वह अपने छोटे भाई की मदद करे, ना कि उसको उलाहनाएं दे, ना कि उसको सप्रेस करने का प्रयास करे। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट एक तरीके से कनाडा की सोवरेंटी को ही चुनौती थी। कनाडा ऐसा तो है नहीं कि कोई आज का आजाद हुआ देश है। कनाडा ऐसा भी नहीं है कि विश्व के पॉलिटिक्स में उसका ठीक ठाक रोल नहीं है, या कनाडा ये भी नहीं है कि इकोनॉमी में आप उसका कोई खास रोल यहां देखते नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री इसी देश के पास है। इसके अलावा तेल और गैस में इस देश का अच्छा खासा भंडार है इसके पास। तो यह नहीं है कि कनाडा यहां पर कोई काम नहीं कर रहा था, और ट्रंप जिस तरीके से कनाडा को वहां पे डील कर रहे थे वह कनाडा के लिए अच्छे संकेत तो थे नहीं। आपने नोटिस भी किया होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर लेके चला गया था। उस समय ऐसा लगा कि भाई ट्रंप जब आएंगे तो भारत और ट्रंप की वजह, मतलब मोदी और ट्रंप की दोस्ती की वजह से भारत अमेरिका एक नई ऊंचाइयों को फिर से देखेंगे। लेकिन जो 4 साल बीच में गैप रहे जहां पर जो बाइडेन बने थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उस समय गंगा में पानी बहुत बह गया। और ऐसे में भारत ने इन 4 साल में अच्छी खासी प्रगति करी, जबकि आप सोचिए उस दौरान दुनिया में कोविड भी चल रहा था। ऐसी स्थिति में भारत ने जो प्रगति करी, अमेरिका को यह लगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके से भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, कि इस समय कई सारी रिपोर्ट्स, अमेरिका की खुद की रिपोर्ट यह बोल रही है कि भाई भारत में इस समय मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे सस्ता हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखा दिया कि भारत वर्तमान समय में डिफेंस सिस्टम में काफी अच्छा आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप को यह लग चुका था कि भाई एशिया में रूस पहले था ही, चाइना का हमने उभार देखा ही, और अब अगर भारत भी उभर जाएगा तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए संकेत अच्छे हैं नहीं, क्योंकि पहले अमेरिकन कंपनी अमेरिका छोड़ के चीन गई और अब चीन छोड़ के भारत आ रही हैं। इसका एग्जांपल आप देखेंगे एप्पल के फॉर्म में, कि एप्पल ने लगभग लगभग अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया, और इस डाइवर्सिफिकेशन में अब वह इंडिया में प्लांट लगाने की बात कर रहा है। तो क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक से कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत काम किया, अब तुम आओ और यहां पर बनाओ सामान और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को फिर से आगे लेके चलते हैं। लेकिन इसको लेकर टिम कुक ने क्या कहा? टिम कुक ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम भारत में ही बनाएंगे अपना फोन। अब यह ट्रंप को पसंद नहीं आया। यहां पे ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया। उसके बाद भी टिम कुक टस से मस नहीं हुए, और अभी एप्पल यही पे बना रहा है अपना फोन, और अमेरिका में जाने वाले जितने भी फोन हैं वो इंडिया से ही इंपोर्ट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही, कि अमेरिका को यह लग रहा है कि भाई वो कनाडा और भारत इन दोनों पे दबाव बन रहा था। आप कहते हैं ना कि भाई जब कोई तीसरा व्यक्ति आप पे भी दबाव डाले, आप पे भी दबाव डाले, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दोनों साथ आ जाओ और इसके दबाव को यहाँ पे क्रश कर दो। अब अगर मार्क कार्नी ने यहां पर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया होता तो यह दिक्कतें और बढ़ती। तो ऐसे में जब मार्क कार्नी ने यहां पर बुलाया, उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया कि भाई भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करता है, उसके बाद अगर हम इसको नहीं बुलाएंगे तो यह तो अन्याय ही होगा।
वैसे शुरुआत में एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि भाई कनाडा नहीं चाह रहा था कि भारत को बुलाया जाए। अब इसके पीछे थोड़ा सा आपको इतिहास समझना पड़ेगा, क्योंकि यह सब कुछ हुआ है जस्टिन ट्रूडो की वजह से। जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की आंतरिक राजनीति को साधने के चक्कर में विश्व की राजनीति में अपने आप को बर्बाद कर लिया। मतलब उनकी सरकार चल रही थी वहां पे जो खालिस्तानी समर्थक पार्टियां होती थी उनके दम पर। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो चूंकि 2023 में हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकवादी था उसकी कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए कि भाई भारत इस तरह की किलिंग में शामिल है। अब सबूत मांगा गया तो सबूत उनके पास कोई नहीं था। आप यह समझिए कि कनाडा जो है वो 5I का मेंबर है। 5I मतलब कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इस 5I का मेंबर है कनाडा। और एक तरीके से यह दुनिया में होने वाले सभी घटनाक्रमों पर निगाह रखती है। और उसके बाद भी इनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपके पास क्या इसको लेकर सबूत है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई ऐसा सबूत है नहीं कि भारत इसमें शामिल है। मैं तो वहां पर जाके बोल दिया। तो मार्क कार्नी से इस विषय में सवाल पूछा गया कि भाई अभी तक तो जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड में भारत शामिल है। मार्क कार्नी ने बहुत मेच्योर आंसर दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई यह सब कानूनी प्रक्रिया है, ऐसे में मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, जो होगा कानून के आधार पर होगा। तो ये बहुत मेच्योर यहाँ पे डिसीजन था कि भाई अपने आप को इससे अलग रखा जाए, क्योंकि बेवजह के पचड़े में फंसकर हम कनाडा और भारत के संबंध बर्बाद नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि भाई G7 जो कि दुनिया की लगभग 30% जीडीपी होल्ड करता है, मतलब जिस समय यह बना उस समय यह दुनिया की 40% जीडीपी होल्ड करता था। इसमें कनाडा है, यूएसए है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, जापान है और यूके है। इसमें रशिया भी हुआ करता था। पर जब 2014 में क्रीमिया क्राइसिस हुई, जब रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया, उसको कैप्चर किया, उसके बाद G8 को वापस से G7 कर दिया गया। पहले यह G7 ही हुआ करता था, लेकिन बाद में यह G8 हुआ था। तो इसमें दुनिया के सभी डेवलप्ड नेशन हैं और जो दुनिया की बड़ी जीडीपी को होल्ड करते हैं। ऐसे में एक ऐसी कंट्री जो कि वर्ल्ड में जीडीपी का अच्छा खासा पर्सेंट होल्ड करती है, उसको साइडलाइन रखना अच्छा तो था नहीं। तो यहां पे मार्क कार्नी ने एक काम बड़ा अच्छा किया, क्योंकि इस पूरे G7 में आप देखेंगे जो बहुत मुद्दा छाने वाला है वह है रेयर अर्थ मेटल का। क्योंकि चीन एक तरीके से रेयर अर्थ मेटल पर मोनोपोली होल्ड करता है और चीन ने कई बार ऐसी कोशिश करी है कि रेयर अर्थ मेटल पे वही काम करता रहे। जितने भी आज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, अगर हम बैटरीज की बात करें, इन सभी में यूज होता है रेयर अर्थ मेटल। इसके अलावा कई तरह के मैग्नेट्स भी यूज होते हैं। इन सब को इस समय चीन होल्ड कर रहा है और चीन की कोशिश यही है कि इस पर वो अपनी मोनोपोली बना के रखे। ऐसे में यह G7 देश इंक्लूडिंग इंडिया डिस्कस करने वाले हैं इस तरह के रेयर अर्थ मेटल पर। और भारत भी इससे परेशान चल रहा है, क्योंकि यहां पर चीन ने कई चीजों के दाम बढ़ाए हैं, जिससे भारत में बनने वाली बैटरीज जो है वो महंगी होने वाली हैं। कि इस समय भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है जिसके पास रेयर अर्थ मेटल हैं। अभी भारत ने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं किया। ऐसे स्थिति में चीन जो कि लगातार रेयर अर्थ मेटल को यहां पर अपने क्या कहें शक्ति को बढ़ाने के रूप में यूज करता जा रहा है। ऐसे में भारत अगर G7 में नहीं जाता तो इस मुद्दे पर बात नहीं हो पाती। आप नोटिस करिएगा आने वाले समय में रेयर अर्थ मेटल को लेकर बहुत बवाल होने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को क्या बोला था, ट्रंप ने क्या कहा जेलेंस्की से कि भाई मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, लेकिन तुम्हारे यहां जो भी रेयर अर्थ मेटल है उसको मैं यूज करूंगा। यह बात कही है यहां पे ट्रंप ने, और वह सारा मोनोपोली हमारे पास होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे रेयर अर्थ मेटल को लेके बहुत सारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी इसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी और चीन इसको अपने डिप्लोमेटिकली पावर के फॉर्म में भी यूज कर रहा है इस चीज को। ऐसे में अगर चीन को हमें काउंटर करना है, हमें इस मुद्दे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और चीन की एशिया पैसिफिक नीति में हम लोगों ने पहले भी बात करी है, कैसे BRI, CPEC और स्ट्रिंग ऑफ पल्स के सहारे जो है वो चीन भारत को यहां पर रोकने का प्रयास कर रहा है। वो घेर रहा है भारत को लगातार। ऐसे में भारत को भी जो पश्चिमी देश है उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में अगर कनाडा ने यहां पर भारत को नहीं बुलाया होता तो यह कनाडा के लिए भी और भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं होता। शायद इस वजह से जो जो बाकी G6 नेशन थे उन लोगों ने कनाडा के ऊपर दबाव डाला कि तुमको यहां पर भारत को बुलाना चाहिए, और फिर मार्क कार्नी का यहां पर कॉल आया और प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं कहां पर, कनाडा। लेकिन उसके बीच में वह साइप्रस जाएंगे, जिस पर हम लोगों ने कल बात की थी कि साइप्रस प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि साइप्रस जाने का मतलब है तुर्की को संदेश देना कि संभल जाओ, वरना साइप्रस, ग्रीस
और अर्मेनिया, इसके शायद तुमको तो हम यहाँ पर घेर ही लेंगे। यहाँ पे लगा देता हूँ वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा कि प्रधानमंत्री का साइप्रस जाना कैसे तुर्की और पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त अंशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।